भारतीय नौसेना के शूरवीरों के अदम्य साहस का गवाह रहा है ये नीला समंदर। जब भी देश की सुरक्षा की बात आई, नेवी के रणबांकुरों ने समुद्र की उफनती लहरों पर वीर गाथा का नया इतिहास लिख दिया। नेवी के जाबाजों के फौलादी जज्बे को देखकर ही कोई भी दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंखें तरेरने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। भारतीय नौसेना देश की सुरक्षा में हर वक्त चौकस रहती है। बदलते वक्त के साथ खुद को हमेशा अपडेट कर रही है, लगातार नई तकनीक में काम कर रही है ताकि देश की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो सके। हिंदुस्तान 3 ओर से समुंदर से घिरा हुआ है, जिसकी कुल तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है, जो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा से मिला हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से होकर तटीय सीमा गुजरती है। इस लिहाज से इंडियन नेवी की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक में दुश्मन देश अपने पांव पसारने की फिराक में है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में एक बात समझ लीजिए, हिंदुस्तान को सजग रहना होगा। भविष्य की चुनौतियों को अभी से भांप लेना होगा, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से चीन बहुत एक्टिव हो गया है हिंद महासागर में। और एक बात और समझ लीजिए, जिबूती में चीन लगातार बंदरगाह और मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। दरअसल बीते कई साल से चीन हिंद और अरब महासागर में भारत के हाथ बांधने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसके लिए वो भारत के पड़ोसी देशों को मजबूर कर उनसे नेवी बेस और पोर्ट हथिया रहा है। चीन की यही साजिश स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कही जाती है। भारत इसका जवाब नेकलेस ऑफ डायमंड के तौर पर दे रहा है। चीन की साजिशों का जवाब देने के लिए पूर्व एशिया के देशों जैसे फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम को युद्धपोत गिफ्ट करने का ऐलान कर चुके हैं। चीन से जारी तनाव के बीच ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह ने वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान से बातचीत की और उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया कि हिंदुस्तान स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत यानी आईएनएस कृपाण गिफ्ट के रूप में देने जा रहा है। चीन ऐसा देश है जिसका भारत ही नहीं बल्कि अपने हर एक पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद है। इसमें एक देश वियतनाम भी है। अब भारत का वियतनाम को युद्धपोत गिफ्ट देना चीन को चुभ सकता है। खुखरी क्लास की आईएनएस कृपाण नौसेना में अपनी सेवा दे रही है। इसे नेवी में 12 जनवरी 1991 को शामिल किया गया था। 91 मीटर की इस वॉरशिप में मीडियम रेंज की गन लगी है। इसके अलावा मिसाइल और लॉन्चर भी तैनात रहते हैं। दरअसल चीन से मुकाबला करने के लिए भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च किया है। इस पॉलिसी का इस्तेमाल वियतनाम, जापान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक समझौते करने के लिए किया गया है। लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हमारी नजर हमारी जैसे वियतनाम हुआ, साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक रीजन पे अगर हम देखें तो हमारी बहुत जरूरत पड़ रही है हमें इस एरिया को प्रभाव में रखने की, क्योंकि अगर इंडियन ओशन में चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है तो उससे काउंटर करने का एक तरीका यह भी है कि हम चाइना सी और इंडो पैसिफिक में अपनी पकड़ रखें। तो मालाका स्ट्रेट हुआ, सिंगापुर हुआ, वियतनाम हुआ, या हमारी मलेशिया है, जैसे ब्रुनेई कंट्री है, वहां पे इन सब से डिस्प्यूट रहता है चाइना का। वहां पे आइलैंड्स की इकोनॉमिक जो ईईजेड का जो मामला है, उनकी जो लिमिट्स हैं, उनके ऊपर जो
लड़ाई है आपस में इन कंट्रीज के ऊपर में, इसमें जरूरी है कि कुछ प्रभावी मिलिट्री जो नेवल प्रेजेंस वहां पे जरूरी हो। अमेरिकन शिप्स हमेशा वहां से रहती हैं। इंडियन नेवी ने जो आईएनएस कृपान को, जो भारतीय शिपिंग या हम कहें हमारी जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज की कैपेबिलिटी का है, एक नमूना भी है। ये भारतीय स्वदेशी बना हुआ पोत है। इसमें मिसाइल्स लगे हुए हैं, इसमें टॉर्पिडोज, इसमें और भी गन्स, मीडियम और शॉर्ट रेंज गन्स लगे हुए हैं और शार्प लैंसर्स लगे हुए हैं। ये एक कैपेबल प्लेटफॉर्म बनाएगा साउथ चाइना सी में वियतनाम को, और एक तरह से ये प्रभाव देगा चाइना के अगेंस्ट, और उनको एक नया संदेश भी देगा कि एक मिलिट्री कैपेबिलिटी सहयोग हमारी बढ़ रही है साउथ चाइना सी में, और हम चाइना को वहां भी देख पाएंगे, काउंटर कर पाएंगे और दबाव दे पाएंगे। दुनिया पर राज करने के लिए चीन ने सबसे बड़ी नौसेना बना ली है। चीन सेना के युद्धपोत मलक्का स्ट्रेट के रास्ते अफ्रीका के जिबूती स्थित नेवल बेस तक गश्त लगा रहे हैं। यही नहीं, चीनी जासूसी जहाज लगातार हिंद महासागर में टोह की फिराक में नजर आते हैं। ऐसा इसलिए कि हिंद महासागर दुनिया के लिए बहुत अहम है। दुनिया का 2/3 तेल, 1/3 सामान और विश्व के आधे कंटेनर इसी हिंद महासागर के रास्ते से होकर गुजरते हैं। लिहाजा चीन इस रूट पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। चीन की चाल से सब वाकिफ है। साल 2008 में हद हो गई जब चीन ने समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर अपना युद्धपोत महासागर में उतार दिया। हिंद महासागर में 2013 में चीन ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को भी उतार दिया, जो कि बहुत खतरनाक है, उसके मंसूबे को दर्शाता है। और इसके बाद से पीएलए की पनडुब्बियों का हिंद महासागर का दौरा भी तेज हो गया। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका के कम से कम 17 बंदरगाहों में निवेश किया है। वो जिबूती में सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर को खड़ा करने की सुविधा बना रहा है। इससे पश्चिमी हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि चीन ने म्यांमार को $4 अरब की सहायता दी है। वो वन बेल्ट वन रोड के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में बांग्लादेश के साथ म्यांमार को भी शामिल करने की कोशिश कर रहा है, ताकि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में वर्चस्व कायम करने के लिए चीन म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर बनाया जा सके। खबर है कि म्यांमार के चीन को बंगाल की खाड़ी में कोको द्वीप समूह पर मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस फैसिलिटी यानी जासूसी अड्डे स्थापित करने की अनुमति दे दी है। यहां से चीन ओडिशा में बालासोट टेस्ट रेंज से लॉन्च की गई भारत की मिसाइलों के साथ साथ विशाखापट्टनम के दक्षिण में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित स्ट्रेटेजिक एसेट्स को ट्रैक करना चाहता है। हालांकि म्यांमार ने इससे इनकार किया है। बावजूद इसके भारत चूक की कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहता। लिहाजा भारत ने भी समुद्र में चीन को शिकस्त देने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन अपना दबदबा कायम करना चाहता है, अपना दखल लगातार कर रहा है। हिंदुस्तान सिर्फ पनडुब्बियां नहीं बढ़ा रहा, बल्कि हिंदुस्तान दक्षिण पूर्व देशों के साथ अपने सहयोग को भी लगातार बढ़ा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय नौसेना फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ मिलकर एआईपी यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन तकनीक से लैस और डीजल से चलने वाली 3 पनडुब्बियां बनाने जा रहा है। इसका निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड करेगी। भारत में पहले ही फ्रांस की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी की तर्ज पर कलवारी क्लास की 6 पनडुब्बियों का निर्माण हो चुका है। इस सीरीज की 5वीं पनडुब्बी आईएनएस वागीर के 2024 की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना है। भारतीय नौसेना की स्वदेशी कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी है वागीर, जिसे 20 दिसंबर को
भारतीय सेना को सौंपा गया था। इससे पहले कलवारी क्लास की 4 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना में कमीशन किया जा चुका है। इंडियन नेवी के मुताबिक साल 1973 में वागीर को बेड़े में शामिल किया गया था। उसके बाद लगभग 3 दशकों तक इसने अपनी सेवा दी। साल 2001 में इसको डीकमीशन कर दिया गया और उसके बाद तमाम चेंजेस के बाद 2020 में इसको फिर से बेड़े में शामिल कर दिया गया है। किसी भी देश की समुद्री सीमा की हिफाजत के लिए उसकी नौसेना में ताकतवर सबमरीन का होना बहुत जरूरी है। पनडुब्बी कई मिशन को अंजाम देने में सक्षम मानी जाती है। एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर से लेकर खुफिया जानकारी जुटाने में पनडुब्बियों का इस्तेमाल होता है। सबमरीन एक बहुत ही लिथल प्लेटफॉर्म है। किसी भी देश की नौसेना के लिए इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। साइलेंट किलर के रूप में पानी के अंदर अपने को अनडिटेक्टेड रखते हुए दुश्मनों के जहाजों पर प्रहार करना, टॉर्पीडो के द्वारा या मिसाइल्स के द्वारा या दूसरे वेपन्स के द्वारा। सबमरीन को डिटेक्ट करना इतना मुश्किल है कि शिप्स उनसे हमेशा दूर ही रहते हैं। इसलिए जिस देश के पास सबमरीन की क्षमता, जैसे अमेरिका, चाइना या भारत, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब देश नेवी के बड़े नौसेना के ये माने जाते हैं, प्रभावी देश माने जाते हैं, क्योंकि इनके पास सबमरीन की कैपेबिलिटी है। भारतीय नौसेना को भी इसकी बहुत जरूरत है और भारतीय नौसेना इस पर लगातार काम करते जा रही है। भारत दुश्मनों की तैयारी को देखते हुए लगातार अपने हथियारों को धार दे रहा है। भारत जानता है कि उसके पड़ोस में 2 ऐसे देश हैं जो साजिशों का ताना बाना बुनने से कभी बाज नहीं आ सकते। लिहाजा तीनों सेना के तरकश में एक से बढ़कर एक हथियार सौंपे जा रहे हैं। कलवरी क्लास की पनडुब्बी आईएनएस वागीर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। इसको प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। एक बात समझ लीजिए, अगर दुश्मन ने आंख उठाकर देखा तो ये जल्द समाधि बनाने में सक्षम है। हिंद महासागर की शिकारी वागीर मछली के नाम पर इस पनडुब्बी का नाम रखा गया है। आधुनिक तकनीक से लैस इस पनडुब्बी में दुश्मनों की साजिशों के परखच्चे उड़ाने की विध्वंसकारी ताकत है। वागीर पनडुब्बी टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलों से हमला कर सकती है। वागीर 6500 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 12000 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती है। ये सबमरीन 350 मीटर तक की गहराई में भी जाकर दुश्मन का पता लगाती है। इसके टॉप स्पीड की बात करें तो ये 22 नॉट्स यानी करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। वागीर सबमरीन लगातार 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। भारतीय नौसेना में स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी जो प्रोजेक्ट P75 के अधीन बनाई गई है, इनमें से 6 सबमरीन्स का निर्माण मैजगॉन डॉक में जो हमारे फ्रांस के कोलैबोरेशन से हो रहा है और करीब करीब अब खत्म हो चुका है। ये 6 सबमरीन्स भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन और जिसका आपने नाम लिया वागीर, और ये जो सबमरीन की बात की है आपने, तो एक स्टिल्थ टेक्नोलॉजी, टॉर्पीडो से लैस, एंटीशिप मिसाइल से लैस, पानी के अंदर से टॉर्पीडो का प्रहार, पानी के ऊपर से मिसाइल्स का प्रहार, या इनके साथ ही दूसरे जो इनके वेपन्स प्लेटफॉर्म है, इसके दूसरी जो कैपेबिलिटी है, हाई एंडोरेंस, अंडर वाटर ज्यादा से 50 से 60 दिन तक रहना और 20 से ज्यादा नॉट से अंडर वाटर में स्पीड, और इसके साथ साथ बहुत ही मुश्किल है इनको पकड़ना। ये सारी चीजें यहां पे काम आएंगी। इसलिए स्कॉर्पियन सबमरीन के नाम से वागीर बहुत ही एक पोटेंट और लिथल प्लेटफॉर्म भारत की नौसेना के लिए मिला है। हिंदुस्तान का ये नया बाहुबली समुद्र में भूचाल लाने की कुव्वत रखता है। यूं कहें कि पानी में भी आग लगा देगी। वागीर के रहते चीन की एक भी साजिश कतई कामयाब नहीं हो पाएगी। भारत की ये सबमरीन पनडुब्बी रोधी युद्ध में कारगर मानी जाती है। वागीर ट्यूब से लॉन्च की जाने वाली पोत रोधी मिसाइलों को पानी के अंदर और सतह से छोड़ सकती है। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो ट्यूब हैं। इनसे 18 टॉर्पीडो मिसाइल लोड की जा सकती हैं। समुद्र में बारूद सुरंग बिछाने
और इलाके में निगरानी करने में भी ये सक्षम है। सोनार सिस्टम से बचने के लिए पनडुब्बी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कम आवाज और पानी में तेज गति से चलने में सक्षम आकार इसे ताकतवर बनाती है। एमडीएल के मुताबिक पानी के भीतर दुश्मन से छिपने की क्षमता इसकी खासियत है, जो दूसरे पनडुब्बियों के मुकाबले इसे ताकतवर बनाती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से ऐसा कहा जाए तो एक साइलेंट किलर के रूप में अंडर वाटर अनडिटेक्टेड रहना, अक्वास्टिक नॉइज उनकी जो है, या जो वो रिपल्स करते हैं नॉइज को, जो पैसिव सोनार्स हैं जो शिप के जो टोह में लगे होते हैं सबमरीन को पकड़ने के लिए, उनसे बचना, और हल्का सिग्नेचर, उसकी जो डिजाइन, ये कैपेबिलिटी इस तरह से बनाई गई है कि ये वर्ल्ड की वन ऑफ द साइलेंट सबमरीन कही जाती है। तो स्टेल्थ का मतलब होता है कि अनडिटेक्टेड रहने की कैपेबिलिटी, जो सबमरीन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार सबमरीन डिटेक्ट हो जाए तो उसका फिर बहुत मुश्किल है शिप के प्रहार से बचना, एयरक्राफ्ट के ऊपर के प्रहार से बचना। इसलिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी स्कॉर्पियन सबमरीन में बहुत ही जरूरी है, जो इस प्रोजेक्ट में लगाई गई है। करीब 2 साल तक समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हुआ। इन 2 साल में आईएनएस वागीर को कई मुश्किल परीक्षण से गुजरना पड़ा। समुद्र में इसका सामना तूफानी लहरों से हुआ। गहराई में पूरे रफ्तार से घूमने की इसकी क्षमता परखी गई। युद्ध जैसे हालात में हमला करने की इसकी काबिलियत जांची गई। सभी सख्त पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही इस सबमरीन को नौसेना में शामिल किया गया है। ग्लोबल फायर की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास पनडुब्बियों का बड़ा जखीरा मौजूद है। डीजल पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बी और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी सभी मिलाकर चीन के पास 78 पनडुब्बियां हैं, जबकि भारत के पास महज 18। बावजूद इसके भारत समुद्र में सिकंदर है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के पास हौसला है, हुनर है, साथ ही युद्ध का अनुभव भी। एलएसी पर टेंशन के बीच चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में जुटा है। साल 2022 के अगस्त में श्रीलंका ने चीन के पोत युआन वांग 5 को हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की इजाजत दी थी। इस पर भारत ने श्रीलंका सरकार से अपनी चिंता भी साझा की थी। इस पोत के बारे में कहा गया था कि ये एक जासूसी और निगरानी पोत है। आपको बता दें, हम्बनटोटा पोर्ट को चीन की मदद से बनाया गया था। जब कर्ज नहीं चुकाया गया तब इसको चीन को सौंप दिया गया 99 सालों के लिए। यानी भारत की दहलीज पर दुश्मन खड़ा हुआ है। चीन कैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, अब जरा ये भी समझ लीजिए। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल चीन के ऐसे नेवल बेस की चेन है जिससे वो भारत को घेरने में जुटा हुआ है। साजिश की इस माला की शुरुआत जिबूती से होती है, जहां चीन ने अपना पहला स्वदेशी सैन्य अड्डा बनाया था। इसके इस माला का दूसरा मोती है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जहां चीनी फौज तैनात है। वहीं श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को चीन ने 99 साल की लीज पर ले लिया था। बांग्लादेश के चटगांव में भी चीन ने अपना बंदरगाह विकसित कर लिया है। वहीं म्यांमार के क्योक्यू बंदरगाह में भी चीन की मौजूदगी खतरे के सायरन दे रही है। बंगाल की खाड़ी में मौजूद इस बंदरगाह का इस्तेमाल चीन अपने कमर्शियल समुद्री सुविधा के लिए करता है। रक्षा जानकारों का मानना है कि भविष्य में चीन इसका इस्तेमाल सैन्य अड्डे के तौर पर भी कर सकता है। चीन एक विस्तारवादी देश है। हमेशा से इसकी ये चाहत रहती है कि अपने बॉर्डर्स इंक्रीज करे, दूसरों की सीमाओं में जाए और अपनी सीमाओं में उनको मिलाए। चाइना का इंडियन ओशन में लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है और वो भारत को नॉर्दर्न बॉर्डर से तो हम सब जानते हैं और डोकलम के बारे में हमने सुना है और हमने जो लद्दाख में देखा वो सब हम जानते हैं।
चाइना का वॉर भी हमने देखा है, पर इंडियन ओशन की तरफ से ये जो नया प्रहार है, जो हमें घेरने की कोशिश है, चाहे वो बांग्लादेश में चिटगांव हो या फिर हम्बनतोता हो श्रीलंका में, या फिर ये जो ग्वादार पोर्ट हो कराची के पास, इन सबों को मिला के वो चाहता है कि अपनी नौसेना की शक्ति बढ़ाएं, पोर्ट्स एंड हार्बर्स में अपनी, या जिबूती में उसका जो देखते हैं नेवल बेस जो बन रहा है, अफ्रीकन कोस्ट में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो यहां से वो इन्फ्लुएंस करना चाहता है इंडियन ओशन को, भारत को प्रभाव में लाना चाहता है और इन देशों के साथ जुड़कर एक स्ट्रिंग जो उन्होंने बनाया है, जिसको वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स कर रहे हैं, साथ साथ वो जो मैरीटाइम सिल्क रूट है उसको भी वो इनर्जाइज करके चाहता है कि वो इन जगहों को जोड़ें और यहां से अपनी शक्ति को बढ़ाएं, एक्सटेंड करें अपनी नौसेना की प्रभाव को, ताकि उनको हार्बर मिले, मेंटेनेंस मिले, रिफ्यूलिंग हो, उनके क्रू रेस्ट कर सकें, और वो इंडियन ओशन में लगातार अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक है भारत के लिए, और भारत को इसकी आहट है और इसके लिए उपयुक्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के जवाब में भारत अपने नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति पर काम कर रहा है, जिसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत सैन्य और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही बंदरगाहों के निर्माण से लेकर सैन्य और नौसेना संबंधों को बढ़ावा देना है। भारत की इस बहुआयामी रणनीति का उद्देश्य चीन को जवाबी तौर पर घेरना है। नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी प्रोजेक्ट के तहत हिंदुस्तान जो है अपने युद्धपोतों में लगातार इजाफा भी कर रहा है, तमाम नई नई प्रणाली लेकर आ रहा है। रडार सिस्टम के तहत CSR में हिंदुस्तान चीनी पनडुब्बियों पर भी नजर रख रहा है। साथ ही साथ अगर कोई पड़ोसी देश किसी भी प्रकार के सैन्य अड्डे को बनाता है तो उस पर भी नजर रखने में ये सक्षम है। भारत एशिया के कई देशों के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। साथ ही चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक बेस का विस्तार कर रहा है। साल 2018 में भारत ने सिंगापुर के साथ एक द्विपक्षीय समझौता किया था, जिसके बाद चांगी नेवल बेस का भारतीय नौसेना के इस्तेमाल का रास्ता साफ हो गया। यहां भारतीय नौसेना के लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ रिफ्यूलिंग के लिए चांगी बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साल 2018 में ही भारत को दुकम बंदरगाह के इस्तेमाल की परमिशन मिली। यहां भारत को नेवल एक्सेस भी है। ग्वादर और जिबूती के बीच मौजूद होने की वजह से इसकी अहमियत काफी बढ़ जाती है। सेशल्स के अजम्पशंस आइलैंड पर भारतीय नौसेना का एक्सेस मौजूद है। इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट के जरिए मलक्का स्ट्रेट पर भारत की मौजूदगी बढ़ जाती है। वहीं वियतनाम, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ अपने नेवल कॉर्पोरेशन बढ़ा रहे हैं। नेकलेस ऑफ डायमंड एक स्ट्रैटेजी है जो भारत को चाइना के इंडियन ओशन के प्रेजेंस के विरुद्ध अपनी एक नीति देता है, और ये नीति एक तरह से भारत का दूसरे विश्व के साथ एक कोलैटरल कोलैबोरेशंस, चाहे वो इंडियन ओशन में हो या चाइना के चारों तरफ से, साउथ से इंडिया है ही, और एक तरफ से फिर ईरान में चावार पोर्ट का निर्माण, या हमारे ओमान पोर्ट में, दोकम में पोर्ट में हमारा जो सामंजस्य बना है। 2015, 16, 17, 18 में ये सारे डेवलपमेंट हुए। प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में के साथ ये सब देशों का दौरा हुआ, और फिर पहली बार भारत का प्रधानमंत्री मंगोलिया गया, तो नॉर्थ में भी चाइना को घेरा गया, और फिर जापान के बेस में या सवांग में इंडोनेशिया के बेस देखें, या हम वियतनाम की बात करें, इन सब जगहों पे हमने अपना नेवल बेस और एयर कॉरिडोर भी स्थापित किया है, ताकि हम एक जो नेकलेस ऑफ डायमंड की पॉलिसी की तहत चाइना को इनसर्किल कर सकें और मिलजुल कर एक सहयोग के साथ चाइना को साउथ चाइना सी में या दूसरे जगहों पे हम काउंटर कर सके, ताकि उसकी जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी है उसका अच्छी तरह से काउंटर मेजर हो सके और चाइना को एक अच्छा करारा जवाब जरूरत पड़ने पर मिलते रहे। भारतीय नौसेना देश की सुरक्षा में हर वक्त चौकस रहती है। इंडियन नेवी ने वक्त के साथ अपनी क्षमताओं को काफी विकसित किया है। बदलती तकनीक के साथ तालमेल बैठाया है, सेना को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। यही वजह है कि हमारी भारतीय नौसेना
दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक है। भारतीय नौसेना के पास सिर्फ युद्धपोत और हथियार नहीं है, बल्कि वो फौलादी इरादा है, वो चील सी पैनी नजर है कि दुश्मन भी थर्राता है, कांपता है। हिंद महासागर में चीन की साजिशों को राख में मिलाने का जिम्मा P-8I एयरक्राफ्ट को दिया गया है। P-8I इंडियन नेवी का सबसे ताकतवर सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, जो करीब 1000 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन की साजिश को राख में मिलाने की ताकत रखता है। हर काम देश के नाम, यही ध्येय वाक्य है INS 316 का। P-8I विमान स्क्वाड्रन विमान है और ये दुश्मन को पाताल में भी ढूंढकर उसका खात्मा कर सकता है, पनडुब्बियों को ढूंढ सकता है। अगर आप पाताल में भी कोई साजिश रच रहे हैं तो ये आपसे दूर नहीं है। P-8I विमान 11 से 14 घंटों तक लगातार उड़ान भर सकता है। ये एंटी सबमरीन और एंटी शिप मिसाइल से लैस है। P-8I की रफ्तार करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी कॉम्बैट रेंज 2200 किलोमीटर है। P-8I में हार्पून ब्लॉक 2 AK-54 हल्के टॉर्पीडो के साथ AGM-84H प्रिसिजन गाइडेड क्रूज मिसाइल लगाए गए हैं। समुद्री सर्विलांस और खुफिया मिशन के लिए P-8I बिल्कुल माकूल है। ये इतना खतरनाक विमान है कि दूर से ही दुश्मन के शिप और सबमरीन का पता लगाकर उसे आसानी से ध्वस्त कर सकता है। P-8I भारतीय नौसेना द्वारा अमेरिका से खरीदा हुआ मैरिटाइम रिकनेसेंस लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट है, जो कि भारतीय नौसेना के लिए एक तरह से आईज एंड ईयर्स का काम करता है। अरबियन सी, वेस्ट ऑफ बंगाल और पूरे इंडियन ओशन का एक बहुत ही बड़ा विशाल समुद्री क्षेत्र जो भारत का है। हमारे पास 2.2 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड और पोर्ट ब्लेयर और कार निकोबार आइलैंड की सुरक्षा का दायित्व है। हम जानते हैं कि चाइना की प्रेजेंस इसमें बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ हमें बहुत जरूरी है कि हम अपनी मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस को अपने नौसेना की जो हमारी कंट्रोल सेंटर्स हैं वहां हमेशा अपडेटेड रखें। कहां क्या हो रहा हो, चाहे 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री चैनल से शिपिंग गुजरती है वर्ल्ड की। मैंने जैसा बताया, मैरिटाइम जो चोक पॉइंट्स है मलाक्का स्टेट से वर्ल्ड की 40% करीब कार्गो और क्रूड ऑयल गुजरता है। पूरे विश्व की इकोनॉमी इंडियन ओशन से प्रभावित होती है। तो इस हालत में जरूरी है कि हमें सर्वेलेंस रखना होगा। P-8I एक बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है। भारतीय नौसेना के INS रजाली आर्कोनम में बेस्ड और गोवा से भी संचालित ये एयरक्राफ्ट काफी कैपेबल और हाईली इंड्योरेंस एयरक्राफ्ट है, जिसमें एंटी सबमरीन, एंटी शिपिंग और बहुत तरह के वेपन्स लगे हुए हैं जो हवा से ही सबमरीन को भी पकड़ सकते हैं। बहुत कैपेबल रडार हैं जो अभी पेरिस्कोप को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, सबमरीन के शिप्स को पकड़ सकते हैं, उनके ऊपर मिसाइल से प्रहार कर सकते हैं। और ये कैपेबिलिटी हमने बहुत ही अच्छी हासिल की है और इनका हम उपयोग अपने भारतीय नॉर्दर्न बॉर्डर पर भी, वेस्टर्न बॉर्डर पर भी कर रहे हैं और हम इनका उपयोग सर्वेलेंस में हर जगह ला रहे हैं। और मेरे ख्याल से जब ड्रोन के साथ ये जो नए रिपर्स ड्रोन हम जो अमेरिका से खरीदने वाले हैं, इनके साथ इनका जब कॉम्बिनेशन बनेगा और भारतीय नौसेना की जो इंटीग्रेटेड फ्लीट है, एयरक्राफ्ट्स हैं जो विराट हमारे विक्रमादित्य और विक्रांत के साथ कैपेबल एयरक्राफ्ट के साथ इनका कोऑर्डिनेशन जब बनेगा तो ये बहुत ही कैपेबिलिटी हमारी निखरेगी और हमारी पकड़ पूरे इंडियन ओशन में बहुत अच्छी बनेगी और हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनको एक अच्छा सबक मिलेगा। समुद्र में P-8I की मारक क्षमता का कोई मुकाबला नहीं है। इसमें मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन सिस्टम लगा है जो पानी के अंदर छिपी पनडुब्बियों को ढूंढ निकालता है और फिर उसे नेस्तनाबूद कर देता है। भारतीय सेना के पास 12 P-8I एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। P-8I सर्विलेंस एयरक्राफ्ट AN/APY-10 रडार से लैस हैं जो बादलों के नीचे भी दुश्मन के हर टारगेट पर नजर रखता है। P-8I
अपने ताकतवर रडार की मदद से टारगेट का साइज, उसकी स्पीड और उसमें होने वाले बदलावों का भी पूरा विवरण देने में सक्षम है। सर्विलांस एयरक्राफ्ट एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर के हथियार के रूप में काम कर सकता है। इसके रहते मलक्का स्ट्रेट में चीन साजिशों का ताना बाना नहीं बुन सका। मलक्का स्ट्रेट की अहमियत क्या है, अब ये भी समझ लीजिए। चीन दुनिया भर में अपने सामानों को भेजने के लिए समुद्री मार्ग पर आश्रित है। ऐसे में आपको बता दें, इंडोनेशिया का मलक्का स्ट्रेट से होकर उसका सामान गुजरता है, जो हिंदुस्तान के अंडमान निकोबार के बिल्कुल करीब है। और कुछ मील की दूरी पर स्थित है अमेरिका का डियागो नेवल बेस। मलक्का स्ट्रेट के रास्ते मध्य पूर्व के देश कच्चे तेल का व्यापार करते हैं, जिस पर भारत का रणनीतिक रूप से ज्यादा प्रभाव है। हिंद महासागर में होने वाले कुल ट्रेड का 60% हिस्सा मलक्का स्ट्रेट के रास्ते ही होता है। इस रास्ते चीन भी अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। भारतीय नौसेना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तीनों ही सेनाओं की कमान बना रही है। भारत और अमेरिका के नौसैनिक अक्सर हिंद महासागर मालाबार युद्धाभ्यास करते रहे हैं। यही चीन के डर की सबसे बड़ी वजह है। चीन को लगता है कि भारत और अमेरिका दोनों ही मलक्का स्ट्रेट में उसे घेर सकते हैं। अब आपको चीन का एक पुराना किस्सा बताते हैं। साल 1971 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, ऐसे में चीन पाकिस्तान की मदद करना चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ कर दिया था कि अगर चीन जो है पाकिस्तान की मदद करेगा तो हिंदुस्तान मलक्का स्ट्रेट के दरवाजे बंद कर देगा। ऐसे में चीन को अपने कदम वापस लेने पड़े। अब चीन मलक्का स्ट्रेट से भारत का प्रभाव कम करने के लिए सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश में जुटा है। मलक्का स्ट्रेट भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन में एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट का मतलब यह है कि जहां से 30 से 40% करीब क्रूड ऑयल और कार्गो और दूसरे जो अन्न अनाज या दूसरे जो सामान हैं वो पर्शियन गल्फ से या हमारी दूसरी जगहों से वो चाइना सी में जाते हैं, चाइना में जाते हैं, जापान में जाते हैं। तो वो एक चोक पॉइंट, पतला रास्ता जहां से सारी शिपिंग को गुजरना होता है। और अगर इस एडवांटेजियस पॉइंट पे हम अगर शिपिंग को टारगेट कर सके, वहां का रास्ता अवरुद्ध कर सके, तो हम किसी भी देश की इकोनॉमी को खराब कर सकते हैं, उसकी वॉर सस्टेनेंस कैपेबिलिटी को खराब कर सकते हैं और हम उनका मनोबल तोड़ सकते हैं। तो इसलिए मलक्का स्ट्रेट पर भारत की बहुत अच्छी नजर रहती है। हमारा अच्छा वहां पे संबंध है वहां के देशों से। सिंगापुर में भी मैंने जैसे कहा कि हमारा स्ट्रिंग ऑफ डायमंड ऑफ नेकलेस के रूप में हमारा एक बेस है। और फिर हम मलेशिया के साथ भी, इंडोनेशिया के साथ भी संबंध रखते हैं, ताकि हम ये जो चोक पॉइंट है इसको हम कंट्रोल कर सकें और चाइना को अगर जरूरत पड़े तो हम इस रास्ते में रोक सकें, ताकि उसको जो कार्गो है या क्रूड ऑयल है, शिपिंग उनकी डिस्टर्ब हो और वो वॉर सस्टेनेंस में पीछे हट सकें और एक तरह से हम उनका काउंटर मेजर करें। तो इसलिए हमारे लिए मलक्का स्ट्रेट बहुत जरूरी है। ऐसे और भी चोक पॉइंट्स इंडियन ओशन में है, पर उनमें सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट जो दिखता है वो ये चोक पॉइंट मलक्का स्ट्रेट का है। मार्च 2023 में भारत सरकार ने नए हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम और बंदूकें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन योजनाओं की लागत 70,500 करोड़ रुपए है। इनमें से 80% सामानों की मांग भारतीय नौसेना से आई है, जो ये इशारा करता है कि भारत समुद्र में खुद को कैसे ताकतवर बना रहा है। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है। पुराने समय से ही नौसेना या कहें कि समुद्री सेना का खास महत्व रहा है। इसी के बलबूते अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। आज के समय में भारत की नौसेना भी बहुत मजबूत है और दुनिया की बेहतरीन नौसेनाओं में से एक मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।